हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है DSSB PGT इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस डे 3 है और इसमें मैंने ग्रामर के क्वेश्चंस लिए हैं। ये ग्रामर के क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चंस हैं जो सभी एग्जाम्स में से किसी में भी फिट हो जाते हैं। तो आप लोग जो है जो ग्रामर का सेशन है और क्वेश्चंस का लेवल बहुत ईजी है। तो ये DSSB का पेपर जो है 2021 के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा ग्रामर का पार्ट जो है यहाँ पर, और मैं अब हट गई सामने से। और अब क्वेश्चंस जो हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार पढ़ा रखा है। ऑप्शन देखिए और फटाफट निशान लगाइए। रिलेटिव क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज या नाउन क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज को और भी क्या कहा जाता है? तो जो डिपेंड करता है, तो डिपेंड यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक तो इंडिपेंडेंट होता है जिसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो दूसरा क्लॉज जो है उसे क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो भैया वैसे तो एक बात बताऊँ इसमें मैं आप लोगों को कि इसको कहा जाता है, एक बात क्या बताऊँ कहा जाता है, आप लोगों ने भी निशान लगा लिया होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज और उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसे सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द ब्रैकेट्स। माय फ्रेंड हेल्प्ड मी व्हेन आई वाज इन डेंजर। माय फ्रेंड हेल्प्ड कब, कब का जवाब दे रहा है, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? जो कब का जवाब दे दैट इज एडवर्ब क्लॉज। तो ये हुआ हमारा एडवर्ब क्लॉज। जैसे आप लोग कहते हैं कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंजती है, क्या का जवाब देगा, कब का जवाब देगा, तो दैट इज कब। द वर्ड फ्यू यूज इन द सेंटेंस, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इज अ डिटर्मिनर पूछा गया है। एक डिटर्मिनर वो होता है जो नाउन की पोजीशन, नाउन को की पोजीशन को बताता है, और डिटर्मिनर जो होता है डिटरमाइन करता है उसकी स्थिति को। तो ये जो है आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो ये क्या है? दैट इज क्वांटिफायर। ये क्वांटिफायर है, यानी कि जो नंबर बताने वाला जो है। क्वांटिफायर्स में भी जो होते हैं वो नंबर बताने वाले होते हैं और क्वांटिटी बताने वाले होते हैं। तो जो फ्यू जो है ये क्वांटिफायर डिटर्मिनर है। काउंटेबल के साथ फ्यू और अनकाउंटेबल के साथ लिटिल का यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द ब्रैकेट्स। अनलेस इट रेन्स टुमारो आई विल गो टू स्कूल, कि अगर बारिश नहीं होती है तो मैं स्कूल जो है वो जाऊंगा। तो कंडीशनल क्लॉज, नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये जो है ये हमारी अनलेस इट रेन्स टुमारो जो है ये एडवर्ब क्लॉज है, और ये कंडीशनल क्लॉज है, क्योंकि कंडीशनल क्लॉज जो होती है वो किस में होती है? एडवर्ब में होती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द क्लॉज इन द ब्रैकेट्स। आवर नेबर हु मूव्ड इन लास्ट ईयर वांट्स टू बोरो द चेनसॉ। ये बात जो बताई जा रही है वो नेबर के लिए बताई जा रही है और नेबर को है। तो भैया इसमें एक इन्होंने बेवकूफ़ी करी है कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज दोनों दे दिया। एक ही तो बात है, अब दोनों में से कुछ भी लगा लो, ये लगा लो या ये लगा लो, एक ही तो बात है। इन्होंने माना रिलेटिव क्लॉज, उसी को तो एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डैश इज अ फेमस न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के नाम के साथ आर्टिकल द लगता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? द हिंदुस्तान टाइम्स इज अ फेमस न्यूज़पेपर। विच फॉर्म ऑफ द टेंस इज यूज इन द सेंटेंस? लास्ट नाइट आई रेड एन एंटायर नॉवल। तो लास्ट नाइट आ रहा है, ये आपका टाइम बताया जा रहा है, ये टाइम बताया जा रहा है, ये V2 है। तो लास्ट नाइट से पता चल रहा है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है कि दैट इज आई रेड एन एंटायर नॉवल, कि मैंने कब पढ़ा था? लास्ट नाइट। कंटिन्यूटी में नहीं बताया जा रहा है, कि ये बताया जा रहा है कि जब कोई काम पिछले समय में हो गया तो ये होता है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्लू परफेक्ट इज यूजुअली डैश टेंस इन इंग्लिश। ये बात इसको समझा देती हूँ। प्लू परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई जो एक एक्शन जो है वो पास्ट में किसी समय पर ख़त्म हो गया, कब ख़त्म हुआ ये नहीं पता। और जो प्लू परफेक्ट टेंस होता है वो एक ऐसे ही नहीं यूज़ हो जाता है,
उसके साथ ये बताना होता है कि एक काम पहले ख़त्म हुआ, एक काम बाद में ख़त्म हुआ। तो जो पहले खत्म हुआ काम होता है उसमें प्लू परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, और जो बाद में खत्म हुआ काम उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। तो अब आप इतना मेरे कहने से समझ गए होंगे कि प्लू परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इंग्लिश में इसे हैड से बनाया जाता है। तो प्लू परफेक्ट जो है वो किसे कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस को। द एक्शन has already been done, एक्शन जो है has already taken place when nobody knows कि वो काम कब हुआ। जैसे आप इसको अधूरा बनाएंगे तो ये अगर आप कहते हैं ना I had watched this movie, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस गलत नहीं है, मगर I watched this movie क्यों नहीं हो सकता? तो I had watched this movie before he came, तो अब ये हमारा सेंटेंस है कि उसके आने से पहले ये मूवी मैं देख चुका था। तो अब ये सेंटेंस ठीक है, क्योंकि इसके इस टेंस को बनाने के लिए दो एक्शंस होना जरूरी है। देन ओनली वी विल बी एबल टू नो कि कौन सा एक्शन प्रीवियस एक्शन है और कौन सा जो है वो बाद का एक्शन है। तो ये है दैट्स पास्ट परफेक्ट टेंस। Select the most appropriate option. The past continuous tense is also known as, past continuous tense को और क्या कहते हैं? जो एक्शन पास्ट में किसी समय पर कंटिन्यूड था उसे प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है कंटिन्यूस टेंस को जो प्रोग्रेस में है। फिल इन द ब्लैंक विद द पजेसिव डिटर्मिनर, इसमें पजेसिव डिटर्मिनर भरना है। ए और एन जो है वो आर्टिकल्स हैं, डिटर्मिनर्स भी होते हैं मगर जनरल सेंस में यूज किए जाते हैं। द भी जो है ये डिटर्मिनर है बट दिस इज यूज्ड इन जनरल वे। तो जो पजेसिव है वो है माई। ए एंड आई आर ऑल्सो डिटर्मिनर्स। एवरी मॉर्निंग शी डैश अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क। एवरी मॉर्निंग से पता चल रहा है कि ये एक हैबिट है, और जो हम हैबिट बताते हैं दैट इज इन इंडेफिनेट टेंस। तो यहाँ आएगा एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क। नाउ यू कैन सी द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज क्वाइट इजी। तो अब इसे आगे बढ़ते हैं। एलेक्स रेड द डैश द बुक थॉरली। अब यहाँ पे जो लगाना चाहिए हमको, हैव आ नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर है। डिड तब लगाते डिड रीड द बुक थॉरली कि अगर इसमें जोड़ देना होता। अब हैड और हैज़ वाली बात है, यहाँ हैज़ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर को प्लू परफेक्ट टेंस यूज़ करना है तो उसके लिए एक और एक्शन होना मैंडेटरी है, एंड वो यहाँ दे नहीं रखा, तो इसीलिए हम यहाँ लगा देंगे एलेक्स हैज़ रेड। ग्रामेटिकली तो ये वाला भी, हेड वाला भी गलत नहीं है, मगर फिर वही वाली बात, उसके साथ दूसरा एक्शन भी होना चाहिए। Which form of the tense is used to describe things that are happening right now? जो प्रोग्रेस में है चीज़ें उनको बताने के लिए कौन सा टेंस यूज़ किया जाता है? तो जो प्रोग्रेस में है यानी कि जो इसी समय हो रही है उनको बताने के लिए टेंस यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस। राइट नाउ के लिए तो वैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होना चाहिए था। पिक अप द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर फ्रॉम द गिवन लिस्ट, देम, देयर एंड दोज। तो दी से ये दिस दैट जो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए, इनका जो प्लूरल होता है वो दीज दोज होता है। तो इसीलिए दीज आर माय बुक्स, दोज आर माय बुक्स। तो डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला जो डिटर्मिनर है वो कौन सा है इसमें? दोज। आई हैव डैश मनी, इसमें आपको आई हैव डैश मनी, तो इसमें डिटर्मिनर भरना है। तो ये सामने ही दिख रहा है, इनफ है, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैडम ये कैसे क्वेश्चन, भैया पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करा रही हूँ। जॉनी इज डैश इंग्लिशमैन, तो ये जो है वॉल साउंड है और वॉल के पहले लगता है एन। जॉनी इज एन इंग्लिशमैन। There is a dash determiner there. There जो है वो कौन सा डिटर्मिनर है? डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं, क्योंकि ये कोई चीज़ शो नहीं कर रहा। इंटेरोगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। क्वांटिफायर नहीं है, फ्यू, लिटिल वगैरह नहीं है। तो ये कौन सा है? दैट्स पजेसिव डिटर्मिनर। गिव देम देयर ड्यूज, तो ड्यूज इज अ नाउन, देयर उसके पहले लगा, तो दैट इज पजेसिव डिटर्मिनर।
या possessive adjective. Dash Eiffel Tower is a romantic destination. ये नेम ऑफ द बिल्डिंग है, तो जो मतलब नेम बिल्डिंग के नाम के आगे जो है वो क्या लगाते हैं, द एफिल टावर इज अ रोमांटिक डेस्टिनेशन. Use the correct form of the verb from the options and fill the blanks. We dashed to Guwahati by Rajdhani Express last month. Last month की वजह से इसमें past indefinite tense use होगा और go का past tense होता है went. Past second form of verb. A clause contains a dash and a predicate of its own. Phrase जो होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब कंटेन करता है, preposition से बनता है, जबकि जो clause होता है it has its own verb. जितने verbs होते हैं उतने ही clauses होते हैं, यानी कि अगर we can count the clauses with the help of the verbs. तो यही जो है तो clause किसमें क्या होता, a clause contains a subject and a predicate of its own. Maybe it's dependent or independent, मगर उसका अपना subject और उसका predicate होता है. This house dash in 1970 by my grandparents. ये फिर यहाँ पर एक past का time दिया हुआ है, तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे. तो दिस हाउस, और ये पैसिव वॉइस में है क्योंकि बनवाया गया था. फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट मॉडल. आई डैश प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल. ये एबिलिटी बताई जा रही है, तो एबिलिटी बताने के लिए प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए कैन, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए कुड, और कोई काम कर सकते थे मगर कर नहीं पाए, कुड हैव. तो यहां आएगा कैन. आई डैश माई पेरेंट्स. यहां पर ये आना चाहिए, ये ब्रैकेट में आना चाहिए कि कौन सा मॉडल जो है वो ऑब्लिगेशन और ड्यूटी बताता है. ऑट टू, कुड, माइट, विल. तो जो ऑब्लिगेशन और ड्यूटी बताता है वो होता है ऑट टू. इनफॉर्मल वे में उसे यूज करते हैं. यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू आर गिविंग एडवाइस टू समवन, और यू ऑट टू रिस्पेक्ट यू, इट मीन्स इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. तो जो ऑब्लिगेशन और ड्यूटी बताए फॉर्मल सेंस में शुड है और इनफॉर्मल वे में ऑट टू होता है. मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए भी ऑट टू यूज करते हैं. डैश आई यूज योर पेन. मे वैसे यूज होता है परमिशन के लिए. आप इसमें देखिए कौन सा लग रहा है, मस्ट नहीं लग सकता, ऑट टू, हैव टू. परमिशन के लिए इनफॉर्मल अगर आपको परमिशन मांगनी होती है, यानी कि व्हेन यू जब आप इनफॉर्मल वे में परमिशन मांगते हैं तो आप कैन का यूज करते हैं. यानी कि इफ यू आर फेमिलियर विद दैट पर्सन एंड यू हैव अ वेरी यू शेयर अ ग्रेट रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, देन यू कैन यूज कैन in asking for permission. तो ये जो है कैन आई यूज योर पेन, तो यहां पर आएगा कैन. इनफॉर्मल परमिशन में यूज होता है. फॉर्मल परमिशन में मे. बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो तो माइट का यूज़ करते हैं, और कुड का यूज़ भी किया जाता है. कुड जो है वो पास्ट टेंस में यहाँ यूज़ होता है. कुड आई यूज़ योर पेन. यहाँ पर ये एक जिसे कहना चाहिए एडिकेट्स के उसमें सेंस में यूज़ किया जाता है. यू डैश वियर हेलमेट वाइल राइडिंग अ मोटर बाइक. सजेशन या एडवाइस देना हो तो उसके लिए शुड यूज करते हैं. सजेशन और एडवाइस देने के लिए जो मॉडल यूज होता है वो होता है शुड. What would be the passive voice of the hunter killed the lion? ओहो, इतना मुश्किल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करवाऊंगी. ओहो, the hunter killed the lion. The lion was killed by the hunter. तो ये है the lion was killed by the hunter, क्योंकि ये past indefinite tense में है तो उसको passive voice भी. बिल्कुल ऐसा लग रहा है बच्चों का पेपर सॉल्व कर रहे हैं. कोई बात नहीं, करना है तो करना ही है. When an action is performed with the emphasis on the subject sentence, the sentence uses. जब सब्जेक्ट पर एम्फेसिस किया जाता है, जब सब्जेक्ट खुद काम करता है तो वो एक्टिव वॉइस में होता है, और जब सब्जेक्ट से काम करवाया जाता है तो वो पैसिव वॉइस में होता है. तो इसमें एम्फेसिस सब्जेक्ट पे है, दैट्स व्हाई एक्टिव वॉइस.
What would be the passive voice of they are eating the bananas? ओहो, फिर एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया है. They are eating the bananas. The bananas are being eaten by them. तो ये हो गया. Now the next question is, my grandmother is 85 but she dash still read and write without glasses. एबिलिटी बताना, अभी मैंने आपको बताया था, एबिलिटी बताने के लिए जो मॉडल यूज होता है वो होता है कैन. The modal dash is used to express obligation. ऑब्लिगेशन बताने के लिए कौन सा यूज होता है? कर्तव्य. जब आप किसी पर अपना अधिकार समझते हैं और जो है ऑब्लिगेशन बताने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताने के लिए यूज होता है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? जैसे अगर आप किसी पर अपना अधिकार समझते हैं, यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू मस्ट टेक रेस्ट, तो ये जो है मस्ट जो है वो ऑब्लिगेशन बताने के लिए यूज किया जाता है. Select the correct active form. A letter was written by Rita. Rita wrote a letter. Past and definite में ही लिखा हुआ है, तो Rita wrote a letter. Active voice लिखना था. Which of the following models do not express possibility? तो possibility इनमें से जो बताते हैं, could भी बताता है, might भी बताता है, may भी बताता है, और जो must होता है वो किसी चीज़ की strong होने की, किसी चीज़ को कहता है ये हो ही गया होगा. ठीक है, वो हो गया होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं बताता, ये कहता है कि इट मस्ट हैव टेकन प्लेस, वो हो ही चुका होगा. तो जो पॉसिबिलिटी बताते हैं, कुड बताता है, माइट बताता है, मे बताता है, मस्ट वैसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है. मस्ट स्ट्रॉन्ग कि इट इज ओवरकास्ट, इट मस्ट रेन टुडे, आज तो होनी चाहिए बारिश, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है. The passive voice of hens lay eggs. Eggs are laid by hens. Some clauses can stand on their own as a sentence and they are called. जो clauses अपने आप अपने मतलब उन जिनका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. तो ये हुए हमारे यहाँ तक 34 क्वेश्चंस, और अब इसके बाद इससे आगे भी हैं, वो भी करवा देती हूँ. 4 words are given out of which only 1 word is spelled correctly. Choose the correctly spelled word. Capricious, capricious, caprocious, capricious. तो ये इसके जनरल इंग्लिश के थे, दैट इज capricious. CAPRICIOUS. Mr. Pierce eases his workload by having his secretary pick out the mail that is most important and dash everything else to the recycle bin. Relegant, recalcitrant, renegade, remiss. तो अब आपको मैं इसमें बताऊँ, इनके सबके मीनिंग आपको एक बार मैं बता देती हूँ. तो यहाँ ये देखिए, that is less important. आज्ञा ना मानने वाला, ट्रेटर, और इसे होता है धोखेबाज, और जो धोखेबाज होगा, एंड रीमिस होता है नेग्लिजेंट. तो ये ऐसी साधारण से उसमें मैंने लिख दिए हैं. मिस्टर पीएस ईजेस हिज वर्कलोड. मिस्टर पीएस अपने वर्कलोड को ईज करते हैं अपने सेक्रेटरी से कह के कि जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो बाकी का है वो सब का सब जो है रिसाइकलिंग बिल में भेज दो. तो कौन सा जो कि लेस इम्पॉर्टेंट है, तो वो क्या है? दैट्स रेलीगेट. तो इसका आंसर होगा रेलीगेट, लेस इम्पॉर्टेंट. The sentence below has been divided into 3 parts. Select the part of the sentence that has an error. If the sentence has no error, select the option no error. The cricket pitches in the Indian subcontinent offers more to spinners than pacers, which is why the country has seen so many great spinners over the years. सबसे पहले यहाँ पर जो subject है वो क्या है? The cricket pitches, यानी कि plural है. यहाँ पर जो वर्ब है वो भी प्लूरल होना चाहिए. अगर आपने आजकल वो मीम सुना, आई हेट वर्ब्स, आई डांस, यू डांस, ही डांसेस, डज ही डांस मोर देन मी.
तो ये वही वाली बात है कि जो सिंगुलर होता है ही डांसेस मोर, तो वो जो है कि ये डांसेस सिंगुलर वर्ब एस लेता है, वो चीख चीख के कहता है मैं सिंगल हूँ मैं सिंगल हूँ, और जो प्लूरल वर्ब होता है वो बेस फॉर्म लेता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द क्रिकेट पिचेस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑफर्स नहीं आएगा, दैट इज ऑफर आएगा। तो इसमें आप देख लीजिए कौन से में है, यहाँ पर आएगा ऑफर्स मोर टू स्पिनर्स, तो इसमें फोर्थ पार्ट में आएगा ऑफर्स मोर टू स्पिनर्स। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। एक्यूमेन, इसका मतलब होता है जो शार्पनेस होती है, कोई एबिलिटी, कीननेस जो होती है, तो एक्विटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, अथॉरिटी, तो इसमें एक्यूमेन में जो इसका जो सिनोनिम है दैट्स एक्विटी, sharpness, keenness. Select the most appropriate meaning of the given idiom, devil's advocate. A person who expresses a contentious opinion in order to provoke debate or test the strength of the opposing arguments. A visual presentation is far more descriptive than words. A very mild punishment, a false invention. Devil's एडवोकेट जो होता है वो व्यक्ति होता है हु एक्सप्रेसेस अ कंटेंशियस ओपिनियन, जो एक झगड़ालू ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस करता है जिससे कि वो अपोजिंग आर्ग्यूमेंट वाले को प्रोवोक कर सके, उसे भड़का सके। तो इसका आंसर है दैट्स 1. Some parts of a sentence labeled P, Q, R and select the option that gives the correct sequence. This is a very real. P, Q, R, S. This is a very real but magnificent scenery. या this is, अब इसमें देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं. R, Q, S, P, R, Q, P, S, R, P, S, Q और आर पी एस क्यू आर एस पी क्यू. तो इसमें आप देखते हैं, इसको फिर नीचे लेते हैं थोड़ा सा. तो दिस इज अ वेरी रियल बट सेफ एडवेंचर विद वंडरफुल camaraderie एंड आर क्यू, बट सेफ एडवेंचर विद मैग्निफिसेंट सीनरी, वंडरफुल camaraderie एंड ट्रूली अनफॉरगेटेबल एंशिएंट आर्ट. तो आर 2-3 बार आर ही आर से स्टार्ट हो रहा है, तो शुरू तो ये आर से ही होगा. दिस इज अ वेरी रियल बट सेफ एडवेंचर विद के बाद हमें देखना है विद मैग्निफिसेंट सीनरी. आर क्यू आ गया, 2 में आर क्यू आ रहा है. विद सीनरी, वंडरफुल camaraderie एंड ट्रूली अनफॉरगेटेबल एंशिएंट आर्ट. तो इसका आंसर है 2 RQPS. The lady in red had a dash smile which made all the men curious about her. तो भाई इसमें चारों के जो मीनिंग है वो देखिए. एग्रेजियस का जो मतलब होता है वेरी बैड, जो है ना टू बैड. वेरी क्यों लगा है, टू बैड, आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग, टू बैड. एंटिक जो होता है वो सनक को कहा जाता है, और बिजारे या एक अजीब सी जो चीज होती है, और जो होता है दैट हैपन्स इन इंटरवल. एंड एनिग्मेटिक मीन्स होता है मिस्टीरियस. तो अब आप देख लीजिए इनमें से कौन सी स्माइल जो है वो होगी. द लेडी इन रेड हैड एन एग्रेजियस स्माइल अगर हम लिखते हैं तो होता है इतनी गंदी स्माइल थी तो लोग क्यों उसकी तरफ क्यूरियस होंगे, तो देखेंगे ही नहीं ना अगर हर बार हंसते दांत निकल के बाहर गिर जाते हो तो. और एंटीक बिजारे अजीब सी भी हो तो भी लोग जो है क्यूरियस नहीं होंगे. पीपल मतलब खुद भी जो है वो अजीब सा ही महसूस करेंगे. स्पॉटिक भी इस पे नहीं बैठेगा. अब मिस्टीरियस, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है, शी हैज़ एनिग्मेटिक स्माइल, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ अ स्माइल. तो यहाँ होगा इसका आंसर है एनिग्मेटिक, विच इसका मतलब होता है मिस्टीरियस. The study of earthquakes and the phenomenon associated with it. Seismology, speleology, serioculture, petrology, that is seismology. Now the next question is, the courts have given the verdict against the accused stating that he pays all his dues with the accumulated interest before 28th April. कोर्ट ने
जो वर्डिक्ट है वो अक्यूज के अगेंस्ट दे दिया है, स्टेटिंग दैट ही पेज ऑल हिज ड्यूज अगेंस्ट दे दिया है। उस जो अक्यूज है स्टेटिंग दैट ही पेज ऑल हिज ड्यूज विद द अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट बिफोर 20, तो दैट ही, अब ये हैव गिवन द वर्डिक्ट अगेंस्ट, तो इसका मतलब वर्डिक्ट पहले आया है, उसकी स्टेटिंग दैट ही पेज ऑल हिज पेड, तो यहाँ पर प्रेजेंट में नहीं आएगा, पास्ट में हो जाएगा, ही पेड ऑल हिज ड्यूज विद द अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, ठीक है। दैट ही नहीं, स्टेटिंग दैट ही पेज ऑल हिज ड्यू विद द बिफोर 20 अप्रैल 21। अच्छा, ये तो पास उसमें नहीं हो जाएगा ना। द कोर्ट्स हैव गिवन द वर्डिक्ट अगेंस्ट द अक्यूज बाय स्टेटिंग दैट he pays, that he will have to pay all his dues with the accumulated before 20, तो ये he pays है, देता है नहीं, देना होगा, तो he will have to pay, तो यहाँ पर ये इसमें जो है that he pays, इसमें ही इसका एरर है, तो यहाँ पर आएगा फोर्थ पार्ट में। Select the most appropriate meaning of the given idiom, cast iron stomach, an enjoyable day or circumstance, someone who has no problems, complications or ill effects with eating anything, put on special clothes, and evasive reply। कास्ट आयरन स्टमक का मतलब होता है लक्कड़ पत्थर सब हजम, जो कुछ भी खा ले उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो उसे कहते हैं दैट इज समवन हु हैज नो प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस और इल इफेक्ट्स। Select the word segment that substitutes the bracketed word and complete the sentence meaningfully. Select the option no correction required if the sentence is correct as given. The question is not if he did it but how. तो the question is not if he did it but how, तो इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। The question is not if he did it but how he did it, तो ये जो है यहाँ पर कॉमा लगा के करा जा रहा है, तो ये ठीक है, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। द साइंस ऑफ डीलिंग विद द production control and the application of very low temperature, that is chromatic cipher, cryogenics and cytology, तो ये जो है that is the science of dealing with the production of control and the application of very low temperatures, that is cryogenics. Select the word that is similar in meaning the word given below. Prattle, rattle, quiet, quitter, chatter. Prattle, chatter करना, चपड़ चपड़ चपड़, chatter, that's chatter. 4 words are given out of which only one word is spelled correctly, तो इसका है tantamount is equal to, tantamount का मतलब is equal to, तो ये है इसका 3, TANTAMOUNT। The sentence below has been divided. My, aren't you the night owl tonight, the boy who has been dancing with the princess and I all night, तो यहाँ पर dancing with the princess and I all night, ये कंजंक्शन के तौर पे यूज़ नहीं हुआ है, मतलब ये वहाँ पर कंजंक्शन के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा है, प्रेपोजिशन के बाद यूज़ हो रहा है। द बॉय हु हैज़ बीन डांसिंग विद द प्रिंसेस एंड आई ऑल नाइट, तो एंड मी, तो यहाँ पर आना चाहिए प्रिंसेस एंड मी, तो यहाँ आएगा हु आर डांसिंग विद द प्रिंसेस एंड आई, और मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो 2021 में, इससे पहले मैंने लिटरेचर का सेगमेंट लिया था, आज मैंने ग्रामर का सेगमेंट लिया है। ग्रामर के क्वेश्चन बहुत इजी थे, जबकि 2018 का जो पेपर आया था उसकी ग्रामर का लेवल बहुत हाई है, उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो दिए हुए हैं, और इसमें तो ग्रामर के लेवल के क्वेश्चंस मतलब आप खुद ही देख सकते हैं, मैं क्या कहूँ, उसमें ठीक ठाक ही थे। तो उसके बाद अब हम लोग जो है नेक्स्ट पेपर जो है अब सॉल्व करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये सीरीज़ भाई आप लोगों के काम की, अगर वो ये जो क्वेश्चंस हैं ये केवल DSSB के तो हैं, मगर ये और जो जनरल एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी यूज़फुल रहते हैं। तो डू वॉच दिस सीरीज़ और इट विल हेल्प यू आउट। बाय बाय।